हम तुम की 22वें किस्त और मेहंदी का वो जबरदस्त हंगामा। चलें बगैर किसी ताखीर के इस तफसीली जायजे का आगाज करते हैं। इस किस्त में जो अफरा तफरी, मजाक और ड्रामा देखने को मिला है ना, वो वाकई कमाल है। तो आइए एक एक करके इन तमाम पहलुओं पर बात करते हैं और देखते हैं कि इस हंगामा खेज रात में असल में क्या कुछ हुआ। शुरुआत ही में ये डायलॉग जरा सुनिए। मैं मर तो सकता हूं लेकिन इस एटम बम चिंपैंजी से कभी मोहब्बत नहीं करूंगा। मतलब हद हो गई गुस्से और तंज की। आदम ने नेहा के लिए जो ये धमाका खेज अल्फाज चुने हैं वो इनकी इस रिवायती और शदीद किस्म की दुश्मनी को बिल्कुल वाजे कर देते हैं। ये महज कोई आम सा जुमला नहीं है, बल्कि ये उस खिंचाव और जिद की अक्कासी करता है जो इस पूरी किस्त की असल जान है। मज़ा और गुस्से का क्या कमाल का इंतजाज है जो इस रिश्ते की उलझनों को बड़ी खूबसूरती से हमारे सामने ला खड़ा करता है। और ये सारा ड्रामा हो कहाँ रहा है? सरमद और माहा की एक इंतहाई शानदार और रंगारंग मेहंदी की तकरीब में। चारों तरफ जश्न का समा है, रिवायती मलबूसात हैं, डांस हो रहा है और ज़बरदस्त मौसीकी चल रही है। लेकिन इसी मौसीकी के शोर तले ख़ानदानी तनाव और पुरानी रंजिशें भी खामोशी से पक रही हैं। बज़ाहिर तो सब बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, लेकिन ज़रा सोचें, जब हरीफ ख़ानदान एक ही छत के नीचे जमा हों तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि किसी भी वक्त कोई नया हंगामा खड़ा हो सकता है। खैर, इस हंगामे के बीचों बीच एक बड़ी दिलचस्प चीज़ देखने को मिलती है। कहानी बड़ी ही खूबसूरती से एक इंतहाई रोमानवी और जज्बाती लम्हे से निकलकर सीधा एक मोबाइल ब्रांड की तशहीर में बदल जाती है। जी हाँ, किरदार अचानक अपने फ़ोन के कैमरे की तारीफ करते करते आइटेल विजन 3 की खुसूसियात गुनवाना शुरू कर देते हैं, जैसे उसकी बड़ी स्क्रीन, फास्ट चार्जिंग और लंबी बैटरी लाइफ। यह वाकई एक हैरानकुन मोड़ है जो दिखाता है कि किस तरह आजकल कहानियों के बीच में कमर्शियल अनासर को कितनी सफाई से मुकालमों का हिस्सा बना दिया जाता है। और बात सिर्फ मोबाइल फोन्स तक नहीं रुकती। तकरीब के बिल्कुल वस्त में यह भी पता चलता है कि बुजुर्गों ने, खुसूसन हमारे दद्दू हैंडसम ने, जो इतने खूबसूरत रिवायती कपड़े पहने हुए हैं, वो दरअसल टीना और टॉमी की तरफ से भेजा गया एक पीआर पैकेज है। ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इस बात की निशानदही करती है कि सोशल मीडिया और ये पीआर पैकेजेस का कल्चर अब हमारी इन खानदानी तकरीबात में किस हद तक रिच बस गया है। खानदानी फख्र और स्पॉन्सर्ड मलबूसात दोनों एक साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। इन प्रोडक्ट प्लेसमेंट्स के साथ साथ ज़ाती तशहीर का सिलसिला भी ज़ोरों पर चल रहा होता है। यानी तमन्ना मैरिज ब्यूरो की मुसलसल ये कोशिश रहती है कि किसी ना किसी तरह डिस्को दद्दू से उनके बिजनेस के लिए एक प्रमोशनल वीडियो रिकॉर्ड करवा ली जाए। अब ये मज़ाहिया कशमकश ये जाहिर करती है कि कुछ किरदार किसी भी ख़ानदानी खुशी को बस अपने फ़ायदे या बिजनेस प्रमोशन का मौका समझते हैं, भले ही उनकी इन हरकतों से दूसरे कितने ही क्यों ना बेजार हो रहे हों। इसी दौरान नस्लों का फर्क भी बड़ा खुलकर सामने आता है। एक तरफ तो नौजवान रक्स और ऊंची मौसीकी में मगन हैं और दूसरी तरफ बुजुर्गों के लिए ये हैवी बेस और शोर लफ्जी तौर पर सरदर्द बन चुका है। मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है, मेरा सर फट जाएगा, कोई पेन किलर लाओ। ये नोक झोंक न सिर्फ हंसने पर मजबूर करती है, बल्कि ये भी बताती है कि मुख्तलिफ उम्र के लोग एक ही तकरीब को कितने मुख्तलिफ अंदाज से महसूस कर रहे होते हैं। अब आते हैं रात के सबसे बड़े और असल तनाज़े की तरफ, यानी वो मशहूर ज़माना यूएसबी की गड़बड़ जिसने मेहंदी के तमाम डांस रूटीन्स का सत्यानाश करके रख दिया था। होता कुछ यूं है कि साशा दराज से गलत यूएसबी उठा लाती है और मेहंदी के उन रिवायती गानों के बजाय अचानक अंग्रेजी गाने बजना शुरू हो जाते हैं। बस एक छोटी सी गलती और देखते ही देखते एक बहुत बड़े खानदानी ड्रामे की शक्ल इख्तियार कर लेती है। ये सारा वाकया बड़ी उम्दगी से दिखाता है कि कैसे एक मामूली सी गलतफहमी लम्हों में इल्जामात के पहाड़ खड़े कर सकती है। और कमाल तो ये है कि इन किरदारों के दरमियान बेएतबारी इस हद तक बढ़ चुकी है कि जैसे ही गाने गलत बजते हैं किसी के जहन में ये आता ही नहीं कि ये कोई इत्तेफाकिया गलती हो सकती है। सीधा और पहला इल्ज़ाम आदम पर जाता है कि वो एक हासिद इंसान है और उसने जानबूझकर नेहा की सबके सामने बेइज्जती करवाने के लिए ये साजिश की है। ये चीज़ वाज़े कर देती है कि इन दोनों के दरमियान अदम एहतमाद की जड़ें कितनी गहरी हैं। खैर, जैसे तैसे तकरीब अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ती है तो कहानी में एकदम से सनसनीखेज मोड़ आता है। नेहा के पर्स में अचानक एक पुरस्कार फ़ोन बजने लगता है। अब सोचने की बात यह कि यह फ़ोन किसका है और सबसे बढ़कर ये इसके पर्स तक पहुंचा कैसे। इन सवालात ने कहानी की रफ्तार को यकदम तेज़ कर दिया है। एक आम सी तकरीब के बीच इस तरह नामालूम फ़ोन का मिलना यकीनन किसी बहुत बड़े राज के फाश होने का अलार्म बजा रहा होता है। इस सनसनीखेज और कशीदा माहौल में भी मजाक का पहलू हाथ से नहीं जाने दिया गया। साशा को उसकी टेक्नोलॉजी में महारत और हर डिवाइस का ताला तोड़ने की आदत पर एक नया और बड़ा ही मज़ाहिया खिताब मिलता है, ज़ॉम्बी वायरस। और साशा इस नाम को बिल्कुल सच साबित कर दिखाती है जब वो महज चंद सेकंड्स में उस पुरअसरार फ़ोन का सादा सा सिक्योरिटी पैटर्न अनलॉक कर लेती है।
ये एक ऐसा लम्हा है जो सारे तनाव के दौरान एकदम से चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर देता है। लेकिन असल तनाव तब अपनी इंतहा को पहुंचता है जब वो फ़ोन अनलॉक होता है और उसमें कुछ इंतहाई मखसूस और तंजिया नाम सामने आते हैं। फ़ोन पर कॉल करने वाले का नाम जिगर महफूज है, लेकिन ज़रा ठहरिए, सबसे हैरानकुन बात यह है कि खुद नीहा का नंबर इस फ़ोन में आइटम बम यानी एटम बम के नाम से महफूज किया गया है। ये नाम पढ़ते ही सारी गुत्थी सुलझने लगती है कि आखिर ये फ़ोन किसका हो सकता है और यहाँ पसे पर्दा क्या खेल खेला जा रहा है। जब इन निजी पैगामात को एक एक करके पढ़ा जाता है तो उस रात के हवाले से एक छुपी हुई और हसद से भरी गुफ्तगू बेनकाब होती है। पैगाम भेजने वाला शख्स इस बात पर सख्त तपा हुआ है कि तकरीब में सारी तवज्जो सरमद ने हासिल कर ली है। कहाँ मर गया तू? प्रोफेसर जाबिर का बेटा मेला लूट कर ले जा चुका है। ये जुमला किरदारों के अंदर छुपी हुई इस शदीद मुसाबिकत और हर हाल में बाजी ले जाने की ख्वाहिश को बिल्कुल वाजे करके रख देता है। और बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रहती, पैगामात में तलखी मजीद बढ़ जाती है। इन अल्फाज में छुपी हुई हकीकी अदावत सामने आने लगती है। ये लिखना कि नेहा को काले चोर ले जाएं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बज़ाहिर ये दिखाने की भरपूर कोशिश है कि लिखने वाले को नेहा की ज़रा भी परवाह नहीं है। ये गुस्से और इस झूठी बेइतनाई का एक ऐसा क्लासिक मुजाहिरा है जो ऐसे ताल्लुकात में अक्सर देखने को मिलता है। लेकिन इस पूरी तल्ख और कड़वी दुश्मनी के बिल्कुल मरकज़ में एक इंतहाई उलझा हुआ तजाद मौजूद है। एक तरफ तो इतनी नफरत और बेपरवाही के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन फिर उसी सांस में ये इतराफ़ भी मौजूद है कि वो मुझे इग्नोर करे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ये एक जुमला एक सेकंड में सारी नफरत की कल्लही खोल देता है और ये साबित कर देता है कि इस ज़ाहिरी दुश्मनी के लिबादे में दरअसल तवज्जो और अहमियत हासिल करने की एक शदीद छुपी हुई ख्वाहिश मौजूद है। और यही वो मकाम है जहां एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। अब जबकि नेहा के सामने आदम के वो तमाम खुफिया पैगामात, उसका गुस्सा और साथ ही तवज्जो पाने की वो छुपी हुई कमज़ोरी बेनकाब हो चुकी है, तो आखिर इसका अगला कदम क्या होगा? क्या ये इंकिशाफ इस पुरानी दुश्मनी को किसी नई और बड़ी जंग में बदल देगा, या फिर शायद ये इनके रिश्ते में किसी नई तफहीम का आगाज़ बनेगा? इस डिजिटल धमाके के बाद अब आगे क्या होने वाला है, ये सोचना वाकई बेहद दिलचस्प है। इस तफसीली जायजे का इख्तिताम यहीं करते हैं, लेकिन ये सवाल यकीनन आगे की कहानी के लिए बेताबी बढ़ा देता है।